Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin Lopez back from Personal Tutor. To all my 8th standard students, today we are going to study Geography Lesson 1 का topic Types of Resources. Exactly resources क्या होते हैं? क्या origin होता है? क्यों resources कहा जाता है? आप मेरे previous वीडियो में देख सकते हैं. अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस हमारे आसपास फैले हुए हैं दोस्तों. बहुत वास्ट क्वांटिटी में हम रिसोर्सेस देख सकते हैं. रिसोर्सेस को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की. जो रिसोर्सेस हमारे पास, जो चीजें हमें नेचर से मिलती है, जिसे कोई बदलाव नहीं करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हमें रिवर्स एंड लेक्स में मिलता है, सॉइल, मिनरल्स, ये सब चीजें नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती है. हाँ, इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इनको एक्सकवेट करने के लिए वी नीड सर्टेन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा गया है अलग अलग ग्रुप्स में दोस्तों. अब ये क्लासिफिकेशंस कुछ पॉइंट्स पे रखे गए हैं, जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप्ड है वो रिसोर्स या कितना डेवलप कर सकते हैं, उसका यूज कहाँ आता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, और उसका स्टॉकिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा रहता है. अब डेवलपमेंट के और यूज के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो रिसोर्सेस को दो और सब ग्रुप से बांट देते हैं. फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्सेस एंड देन कम्स द पोटेंशियल रिसोर्सेस. अब एक्चुअल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता चल जाती है और ये रिसोर्स अभी यूज में आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल in Ruhr region in Germany and petroleum in West Asia. अब महाराष्ट्र की डेक्कन प्लेटू की जो ब्लैक सॉइल है, जो डार्क सॉइल है, ये सब हमें एक क्वांटिटी देते हैं. सो वी नो दैट दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेस. अब पोटेंशियल रिसोर्सेस ये होते हैं दोस्तों जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें नहीं पता है और वो फुल्ली अभी यूज में भी नहीं आ रहे हैं. अब ये रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है दैट वी एक्चुअली कैन यूज एंड हार्नेस दीज पोटेंशियल रिसोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख में यूरेनियम के डिपॉजिट्स काफी मिले हैं, बट फ्रेंड्स, since that area is highly despicable and disputable, so we actually do not have technology or ability to go ahead and excavate certain resources. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतना हाई सेटअप करने की पॉसिबल मशीनरी भी अभी तक नहीं मिली है. कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत तेज हवा चलती है. अब विंड टर्बाइन्स आप लोगों ने देखे होंगे, विंड मिल्स देखी होगी. दे हार्नेस द एनर्जी ऑफ विंड. सो आज हम एक एक्चुअल रिसोर्स के हिसाब से विंड एनर्जी को लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन 200 इयर्स पहले दोस्तों वी कुड नॉट यूज दैट. और काफी सारे रिसोर्सेस अब हम पोटेंशियल के वे में भी देख रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी आ गई है. बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं दैट आर एबल टू प्रोवाइड एनर्जी नॉट ओनली टू अ सिटी बट टू होल स्टेट. ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेस को दो टाइप में फिर बांटा गया दोस्तों. एक होता है एबायोटिक और सेकंड होता है बायोटिक.
एबायोटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं दैट आर नॉन लिविंग, दैट डू नॉट हैव लाइफ, एंड बायोटिक रिसोर्सेस आर लिविंग रिसोर्सेस, जिंदा रिसोर्सेस होते हैं. सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब एबायोटिक होते हैं. बट प्लांट्स, एनिमल्स, जब तक पेड़ों पे लगे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी एक तरीके से बायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेस को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करना है तो इनको हम दो लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. रिन्यू करना किसी चीज को, जैसे हमें समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं या वो खुद ब खुद रिप्लेनिश होते हैं. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज का उन पे कोई असर नहीं होता है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. ये सब एनर्जीज हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ह्यूमंस ऐसे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेस को धीरे धीरे डिप्लीट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी केयरलेस यूज के कारण द वाटर लेवल्स आर डिप्लीटिंग, मतलब कम हो रहे हैं. द सॉइल, मिट्टी जो होती है दोस्तों, उसकी उपज हमेशा बढ़ती रहती है, द फर्टिलिटी दैट इज कॉल्ड. लेकिन ड्यू टू आर malignant and toxic wastage, the water resources, the soil resources, and finally the forests that are being cut are being depleted. Usually लगता है कि पानी, मिट्टी, जंगल ये तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन ह्यूमन ग्रीड के कारण we are somewhere somehow depleting them. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की हालत तो और ज्यादा खराब है दोस्तों. ये वो रिसोर्सेस होते हैं दैट हैव गॉट अ लिमिटेड स्टॉक, और एक बार ये खत्म हो गए तो फिर हजारों साल, मैं कहूंगा इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर देम टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. अब ये पीरियड एक ह्यूमन लाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा दोस्तों. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड that these resources are limited, जैसे natural gas, coal, petroleum. अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि कोल के मामले में the humanity or the mankind is a lot more aware. We have stopped certain usages. लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले 100 सालों की, तो कहते हैं पिछले 100 सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जितना कोल वर्ल्ड में यूज हुआ है, उतना कोल हजारों सालों में बना नहीं होगा. We need to understand that certain resources are in limited quantity. इन्हें तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और else be ready to pay the price. डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे रिसोर्सेज को अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड. रिसोर्सेज जो सब जगह मिलते हैं, हर जगह मिल सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, ये यूबिक्विटस है. बट कुछ रिसोर्सेज जो लोकल बेल्ट्स में ही मिलते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, देन हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एंड ऑल, जो दे आर लोकलाइज्ड. अब कोई से भी रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है. वहां की नेचुरल टेरेन क्या है, क्लाइमेट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स फ्रेंड्स. So, I hope you got the topic. Still कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. Take care.